हम लोग जो भी एक्शन देख रहे थे, डिस्कस कर चुके हैं, वो रिसेप्टर मीडिएटेड थे, जिसमें ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होता था, उसके बाद वो कुछ सिग्नल्स ट्रांसडक्शन होता था और फिर फाइनल सेलुलर रेस्पॉन्स शो करते थे। लेकिन कुछ ड्रग ऐसे भी हैं जो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन शो करेंगे, वहाँ पे रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था साइट ऑफ एक्शन में, तो मोस्टली एक्स्ट्रा सेलुलर जो साइट होते थे, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर जो एक्शन होते थे, वो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन शो करते थे। तो वहीं पे हम अब रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन के बाद डिस्कस करने वाले हैं नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन, जिसमें रिसेप्टर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन में आते हैं जैसे कुछ केमिकल मेथड से, कुछ फिजिकल मेथड से और कुछ अदर मेथड्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम केमिकल मेथड में देखेंगे, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय आंटा एसिड। जो हम आंटा एसिड लेते हैं वो सिंपली किसी रिसेप्टर से बाइंड नहीं करते, वो स्टमक ल्यूमेन में जो एसिड सेक्रेशन हो रहा है HCl, उसी के साथ रिएक्शन करके उसी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट सिस्टमिक आंटा एसिड होते हैं। हिपैरिन नाम सुना है, एंटीकोएगुलेंट और एंडोजीनस ड्रग होते हैं। एक तरह से हिपैरिन एंटीकोएगुलेंट होते हैं। वो एक तरह से ये क्या करते हैं कि बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स या थ्रोम्बिन एक क्लॉटिंग फैक्टर है, इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंटीकोएगुलेंट। और ये क्या करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जैसे थ्रोम्बिन है। ठीक है, तो ये हिपैरिन का ये सिंपली न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पे कोई रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरे मेथड है जैसे चिलेशन होता है, चिलेशन मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि ये मोस्टली जो हैवी मेटल पॉइजनिंग होते हैं, बॉडी में हो जाती है हैवी मेटल पॉइजनिंग, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये यूज़ होता है मेथड चिलेटिंग एजेंट, जैसे कि EDTA क्या करते हैं, कैल्शियम को कैप्चर करते हैं, कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स फिर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं फिसीज के थ्रू, एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर एक्सक्रीशन हो जाता है उनका। और डाइमरकैप्रोल ड्रग होता है एक, डाइमरकैप्रोल, वो क्या करते हैं, मरकरी के साथ चिलेशन बनाते हैं, चिलेटिंग एजेंट बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, पेंसिलामाइन, ये कापर जो हैवी मेटल कापर है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और डीफेरॉक्सामाइन, ये कई बार हैवी आयरन पॉइजनिंग हो जाती है तो वहाँ पे यूज़ होते हैं डीफेरॉक्सामाइन। ये क्या करते हैं, आयरन के साथ चिलेशन या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर वो एक तरह से वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर बॉडी से वो एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो हैवी मेटल पॉइजनिंग में ये मेथड यूज़ होता है चिलेशन। इनमें भी कोई रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ल्यूमेन के बनता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एक्शन है ये। कुछ एक्शन मेथड होते हैं, आयन एक्सचेंजर्स होते हैं। जैसे आयन एक्सचेंजर्स कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कोलेस्ट्रामाइन, कोलेस्ट्रामाइन ये वो होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रामाइन एक टाइप का रेजिन है, एनायन रेजिन्स ये बाइल एसिड के साथ बाइंड करेंगे, बाइल साल्ट्स के साथ बाइंड करेंगे और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो कॉम्प्लेक्स जो वो होगा वो उसको क्या करते हैं, बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ये एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्शन आ रहा है ड्रग का एक तरह से वो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड होता है, केमिकल मेथड है। अब कुछ होते हैं फिजिकली मेथड से एक्शन शो करते हैं, ऐसे ड्रग होते हैं जो यहाँ पे फिजिकली वर्क करते हैं, जैसे एडजॉर्प्शन, ऑस्मोसिस, एडजॉर्प्शन मेथड कैसे काम है, जैसे कोई बैक्टीरियल टॉक्सिन्स या कोई टॉक्सिन या कोई पॉइजन समझ के लिए इनगल्फ कर लिया, वहाँ पे यूज़ करते हैं केओलिन, चारकोल जैसे होता है केओलिन एक तरह से। वो क्या करता है, केओलिन अगर या तो स्टमक में, सपोज कर लो स्टमक में है या इंटेस्टाइन में है, तो वहाँ पे ये एडजॉर्प्शन करता है। एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस पे ना, उस बैक्टीरियल टॉक्सिन को या जो भी टॉक्सिन है उसको ये एडजॉर्ब करके सरफेस पे अपने एडजॉर्ब कर लेता है। इससे क्या होगा कि वो
पॉइजन, वो जो टॉक्सिन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ब्लड कैपिलरीज में नहीं जा पाएगा, वो हमारे ब्लड में नहीं मिक्स हो पाएगा। तो इसको क्या करता है, कैवलिन क्या करता है, उसको एडजॉर्ब कर लेता है, तो इसी को एडजॉर्प्शन कहते हैं। कैवलिन क्या करता है, एडजॉर्ब बैक्टीरियल टॉक्सिन, एंटी डायरियल एक्शन भी होता है इसका, ठीक है। सिमिथिकोन भी आजकल सिरप में दे रहे हैं, जीआई डिस्टर्बेंस होता है तो सिमिथिकोन देते हैं वहाँ पे। वो क्या करते हैं, गैस को एडजॉर्ब करते हैं, जो गैसेस होते हैं उनको एडजॉर्ब कर लेते हैं। उससे क्या होगा, एंटी फ्लैटुलेंट एक्शन, जो ब्लॉटिंग करते हैं एंटी फ्लैटुलेंट एक्शन होता है, शो करता है। इसी तरीके का एक ऑस्मोसिस है, इसमें भी कोई रिसेप्टर मीडिएट नहीं होता। ऑस्मोसिस, मैग्नीशियम सल्फेट एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट परगेटिव एक्शन शो करता है, किसे ऑस्मोटिक इफेक्ट शो करता है, ऑस्मोटिक इफेक्ट के थ्रू परगेटिव एक्शन शो करता है। क्या करता है, इसमें क्या करते हैं कि ये एक तरह से जो वाटर है या जो फ्लूइड है उसको रिटेन करके जो फीकल मटेरियल को और ज़्यादा बल्की बनाते हैं। बल्की बनने से क्या होगा कि वो जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो एक तरह से स्टिमुलेट हो जाएगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, तो उसी से क्या होगा, परगेशन यानी परगेटिव एक्शन शो करता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का इसमें भी क्या हो रहा है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एक्शन हो रहा है, कोई रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। दूसरे हैं डिमल्सेंट। डिमल्सेंट जैसे हम लोग जो है कफ सिरप लेते हैं, वसाका सिरप लेते हैं, मेंथॉल सिरप लेते हैं, जो ठंडक सूदिंग इफेक्ट शो करता है, जो डिमल्सेंट, ये सूदिंग इफेक्ट क्या करते हैं, ये हमारे जो इन्फ्लेमेशन हो रहे हैं, जो इन्फ्लेम्ड म्यूकोसल लेयर है, इन्फ्लेम्ड म्यूकोसल लेयर के ऊपर एक कोटिंग बनाते हैं, और वो कोटिंग से क्या हो रहा है, सूदिंग इफेक्ट आता है, जिससे कि जो इरिटेशन हो रहा है, जो खिचकिच होता है हमको खांसी के टाइम में, वो रिड्यूस करता है ये सूदिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो ये डिमल्सेंट कहे जाते हैं। दूसरे इसी तरीके से एस्ट्रिंजेंट होते हैं। एस्ट्रिंजेंट का काम क्या है, जैसे टैनिक एसिड, एक तरह का एस्ट्रिंजेंट है टैनिक एसिड। ये क्या करते हैं, म्यूकोसल जो प्रोटीन है हमारी, म्यूकोसल प्रोटीन, उनको डीनेचर करता है, उनको प्रेसिपिटेट कर देता है। जैसे गम पेंट लेते हैं, गम पेंट में इन्फ्लेमेंट गम होता है ना, तो गम पेंट्स देते हैं एक तरह से, तो उस पेंट्स में एस्ट्रिंजेंट मिला देते हैं। वो क्या करते हैं कि जो म्यूकोसल जो प्रोटीन होते हैं उनको प्रेसिपिटेट कर देते हैं, डीनेचर कर देते हैं, ताकि वो फर्मिंग अपना हो जाए, और उस पर गम पे फर्म जमा हो जाता है ना, तो उसको रिड्यूस करने के लिए उसको ये टैनिक एसिड यूज़ करते हैं उसी गम पेंट्स में, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिजिकल मेथड है जहाँ पे एक तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर इफेक्ट शो होता है, कोई रिसेप्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। कुछ अदर मेथड्स भी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। जो वैक्सीन्स हो रही हैं, ये वैक्सीन्स किसी रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर रही हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हुआ, डिप्थीरिया वैक्सीन हुए, कोलेरा वैक्सीन हुए। ये सब वैक्सीन्स क्या करते हैं, जब हम वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं तो इनके एक तरह से एंटीजेंस होते हैं, ये स्मॉल पॉक्स उन्हीं से आइसोलेट किए जाते हैं, तो एक तरह से एंटीजन होते हैं। तो इनको एंटीजन हमारी बॉडी जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करता है, तो जो लिम्फोसाइट्स हैं वो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे भी जो वैक्सीन है किसी रिसेप्टर पे नहीं बाइंड करता है, एक तरह से इनको एंटीजेंस को ये हमारी बॉडी जो लिम्फोसाइट्स हैं ये रिकॉग्नाइज करती है और इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, जिससे कि एक्शन अगर फिर से कभी स्मॉल पॉक्स का एक्सपोजर हुआ, जो ओरिजिनल स्मॉल पॉक्स जो वायरस है या डिप्थीरिया बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं, वो अगर एक्सपोज होते हैं, बॉडी के अंदर आते हैं, तो हमारे एंटीबॉडीज़ पहले से ही उस वैक्सीन के थ्रू पहले से ही रेडी है एंटीबॉडीज़, तो वहाँ पे जो एक्शन आएगा वो एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन के थ्रू आएगा। यहाँ पे भी कोई रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं होता, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड होते हैं। ऐसे ही एक है प्लेसिबो एक्शन। प्लेसिबो मतलब ही है कि ऐसे ड्रग जिनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं है, इनर्ट सब्सटेंस कहे जाते हैं, इनर्ट सब्सटेंस कहे जाते हैं। ये किसी रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेंगे, जब ड्रग नहीं है भाई तो रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेंगे, तो एक तरह से इनको साइकोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं। ये कोई बायोकेमिकल चेंजेस या फिजिकल केमिकल चेंजेस नहीं करेंगे बॉडी में, क्योंकि इनका कोई इफेक्ट है नहीं ओरिजिनली, बस ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट शो करते हैं। तो जब
कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, डॉक्टर को लगता है कि नहीं इनको कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम है, ये बस साइकोलॉजिकली सोच रहा है, तो उसको जो है ये ड्रग ना देके, एंटीसाइकोटिक ड्रग ना देके ये प्लेसिबो दे देते हैं, इनर्ट सब्सटेंस, ज़रा देखते हैं इनका क्या इफेक्ट आएगा। और पेशेंट को लगता है कि हाँ हमने तो एंटीसाइकोटिक ड्रग लिया है, तो वो एक तरह से उसको लगता है कि ट्रीटमेंट हमारा हो रहा है, तो उसको लगने लगता है कि हाँ अब इसका इफेक्ट आ रहा है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है, इसका एक्चुअल में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन बस साइकोलॉजिकली इफेक्ट आ रहा है। कोई जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे वो रिड्यूस होंगे, लेकिन जो बायोकेमिकल चेंजेस होंगे या कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस वो ऐसे अगर वो ओरिजिनली हैं वहाँ पे कोई चेंजेस, तो ऐसा उनको ठीक नहीं करेगा, उनको करेक्ट नहीं करेगा, बस साइकोलॉजिकल इफेक्ट, बेनिफिशियल इफेक्ट आएगा। तो इसी को कहते हैं प्लेसिबो एक्शन। और ड्रग में वही स्टार्च दे देते हैं जो हम लोग बल्क एजेंट के रूप में लेते हैं, एडिटिव्स के रूप में लेते हैं, वही उसी को जो है सीधा स्टार्च का टैबलेट बना देते हैं, लैक्टोज का टैबलेट बना देते हैं, और वही टैबलेट दे देते हैं जिनका कोई बस साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है। तो इसको कहते हैं प्लेसिबो एक्शन। यहाँ पे कोई रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। अभी कुछ टारगेटिंग स्पेसिफिक जेनेटिक चेंजेस, कुछ ये चैलेंजेस जो है एक तरह से चल रहे हैं, रिसर्च में चल रहे हैं कि भाई जो कोई ड्रग ऐसा ले रहे हैं जिससे कि जेनेटिकल चेंजेस पे इफेक्ट आए, जेनेटिक वो जो डिजीज़ है मान लीजिए कुछ, उससे जो रिलेटेड कोई जीन है उसमें चेंजेस आ जाएं। सपोज़ कर लीजिए कि एक एंटी नोवेल ड्रग ऐसा डाल दे रहे हैं जो ऑन्कोजेनिक काइनेज एंजाइम बनाते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो ऑन्कोजेनिक एंजाइम को एक तरह से ये इनहिबिट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उनकी फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देते हैं। तो और दूसरा ये होता है कि भाई एक ऐसे जीन ये लोग इनकॉर्पोरेट कर दे रहे हैं ट्यूमर सेल में जीन इनकॉर्पोरेट कर दे रहे हैं, जिससे कि क्या हो गया कि वो ट्यूमर सेल एक तरह से इम्यूनो रिस्पॉन्स शो करने लगते हैं, इम्यूनोजेनिक हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी मेथड हैं कि भाई वो जीन बनाए उन्होंने और होस्ट सेल में इनकॉर्पोरेट कर दिए, जो नॉर्मल सेल हैं उनमें इनकॉर्पोरेट कर दिए, जहाँ पे ट्यूमर के आसपास वाले जो सेल नॉर्मल सेल्स हैं वहाँ इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिससे कि जो थेरेपी चल रही है, जो कीमोथेरेपी चल रही है, उस ड्रग का एक्शन उस पर तो आए, ट्यूमर को तो सप्रेस करे, लेकिन नॉर्मल सेल्स पे कोई अफेक्ट ना करे, कोई चेंजेस ना करे। तो ऐसे भी टारगेट स्पेसिफिक जो जेनेटिक चेंजेस है, ये ऐसे भी एक्शन शो कर रहे हैं जिसमें रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। ये सारे नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मैकेनिज्म है। तो इतना काफ़ी है। ये सब ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछते हैं कि नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड कौन से ड्रग हैं इसमें से।